हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन कुमार और आप देख रहे हैं शिवांश एजुकेशन हब के थ्रू केमिस्ट्री के वीडियो। पिछला जो टॉपिक था वो था आपका रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, लास्ट में जो बताया था। अब उसके आगे की बात करेंगे तो उसके आगे है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन कैसे करते हैं? तो यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है क्या कि द रोस्टेड मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। रोस्टेड मेटल ऑक्साइड जो होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कार्बन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ या हाइड्रोजन है, तो इस तीन में से किसी एक के साथ में रिड्यूस्ड करवाएंगे। तो फिर क्या कहा, इफ द ओर इज नॉट एन ऑक्साइड ओर। अब यदि ओर ऑक्साइड वाला नहीं हो तब इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर बाय रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। यदि ऐसा नहीं है कि वो ऑक्साइड ओर है ही नहीं, हाँ, तो आप क्या करेंगे, उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करवाएंगे। कैसे? तो रोस्टिंग या कैल्सिनेशन के थ्रू। अब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में कैसे करते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। आगे देखते हैं क्या लिखा है कि ऑक्साइड्स ऑफ हाईली एक्टिव मेटल्स लाइक potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminum have great affinity towards ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। क्या कहा कि हाईली एक्टिव मेटल्स जो हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये एल्युमिनियम, ये सब जो हैं आपको ऑक्सीजन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, हाइड्रोजन हुआ, इन सब के प्रति कुछ ज़्यादा ही लगाव है क्योंकि ये सब एक्टिव मेटल हैं, ज़्यादा तेजी के साथ में रिएक्ट करेंगे। फिर क्या कहा कि दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इन मेटल्स को हम लोग रोस्टिंग या कैल्सिनेशन के थ्रू ना करके इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाएंगे फ्यूज्ड मेटेलिक साल्ट्स का। जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसको जब आप ब्रेक करवाएंगे तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद क्या है कि मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज के बीच वाला जो पार्ट है, यानी कि आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये सब जो है आपको वो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, यानी कि बीच वाला पार्ट होता है, ना तो ज्यादा रिएक्टिव और ना ही बहुत ही कम, ये मध्यम गति से चलता है, रिएक्ट करता है। तो दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट्स और इन नेचर। तो ये इनके जो ओर हैं वो सल्फाइड या कार्बोनेट ओर के फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो सल्फाइड हो या कार्बोनेट ओर हो, इसके लिए आपने पढ़ रखा है रोस्टिंग या कैल्सिनेशन के बारे में। तो लिखा है क्या कि सल्फाइड्स ओर्स आर फर्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। झाग ये फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा जो है सल्फाइड ओर को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। देन सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग इन एक्सेस ऑफ एयर। एक्सेस ऑफ एयर किस प्रोसेस में? कैल्सिनेशन या रोस्टिंग में? तो रोस्टिंग में होता है, ये याद रखना है। एज ऑक्साइड्स आर इजिली रिड्यूस्ड, यहां क्या होता है, सल्फाइड ओर जो है इसको जब आप एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में हीट करेंगे तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि जिंक सल्फाइड था, यानी कि जिंक ब्लेंड, इसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? तो देखने से तो नहीं लग रहा है, तो आप करेंगे इसको बैलेंस। कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, यहां पर 3 लगाएंगे। तो 3 लगाने से क्या हो गया कि ऑक्सीजन आपका 6 हो गया, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में तो 3 ही है, 3 को 6 करो। कैसे करोगे? अब एक चीज और, यहां 2 लगाओ तो सल्फर 2 हो गया, ऑक्सीजन 5 हो गया, तो भाई यहां भी 2 लगा दो। अब जिंक 2 हो गया, तो क्या करेंगे, तो यहां 2 लगा दो। अब ये पूरी तरह से आपका बैलेंस हो गया।
आगे बात करते हैं, कार्बोनेट्स आर हीटेड इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। अब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर जो होता है तो कहां, तो कैल्सिनेशन में, आपने पढ़ा है पिछले वीडियो में। अब जिंक कार्बोनेट को जब आप 400 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद क्या है कि द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, तो यहां कार्बन का हम लोग यूज करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। तो क्या है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन को जब आप रिएक्ट करवा रहे हो 400 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या मिलेगा, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगा। जिंक मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगा। अब ये जिंक ऑक्साइड एंड कोक आर हीटेड इन द रिटॉर्ट बाय प्रोड्यूसर गैस। अब यहां दो वर्ड्स आए हैं, एक तो कोक और दूसरा प्रोड्यूसर गैस। ये कोक क्या होता है, दुकान में मिलता है, नहीं, ये वो कोक नहीं जो आपको कोल्ड ड्रिंक्स के दुकान में मिलता है, कोका कोला वाला नहीं है ये कोक। ये जो कोक है ये कोयला को यानी कि कोल को मिट्टी से ढक करके जब आग लगा दिया जाता है तो इसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको नाम पड़ा है कोक। इसमें 95% से एबव आपको कार्बन होता है। प्रोड्यूसर गैस की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन का मिक्सचर जो होता है वो होता है आपका प्रोड्यूसर गैस। टू गेट जिंक स्पेल्टर which on distillation और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग gives pure zinc। जब आप कोक और प्रोड्यूसर गैस के प्रेजेंस में जिंक ऑक्साइड का रिफाइनिंग करवाएंगे, डिस्टिलेशन या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवाएंगे, तब जो आपको जिंक मिलेगा वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जिंक होगा। अब लोअर पार्ट में जो है एक्टिविटी सीरीज के, उसके बारे में बात करते हैं। तो लिखा है क्या कि द मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी लेस रिएक्टिव, वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए तो नीचे हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय हीटिंग एलोन। ऑक्साइड यदि है लोअर पार्ट में जो मेटल ऑक्साइड हैं, एक्टिविटी सीरीज के जो लोअर पार्ट में जो मेटल्स हैं उनके जो ऑक्साइड होंगे उनको आप डायरेक्ट हीट कर दो, वो अलग हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। अब मरकरी के बारे हम लोग क्या बात कर रहे थे, जो लोअर पार्ट में जो मेटल्स हैं उनके सल्फाइड ओर्स की। तो मरकरी के सल्फाइड की बात करते हैं तो मरकरी के सल्फाइड ओर से जो है मरकरी निकाला जाता है कैसे, तो गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग इन एयर। सल्फाइड ओर था जिसको नाम देते हैं मरकरी के सल्फाइड ओर का क्या नाम है, सिनेबर। तो ये सिनेबर को जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो आपको मरकरी ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। बैलेंस है या नहीं है ये आप देखेंगे और खुद से करके कोशिश करेंगे, या फिर मैं ही बता दूं, मैं ही बता देता हूं। यहां 2 यहां 1 यहां 2, क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहां 3 लगा दो, यहां 2 लगाओ, यहां 2 लगाओ और यहां भी 2 लगा दो, आपका बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, फाइनली दिस मरकरी ऑक्साइड ऑन फर्दर हीटिंग इज रिड्यूस्ड टू मरकरी। इस मरकरी के ऑक्साइड को जब आप 300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो क्या होगा, मरकरी अलग ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। उसी तरीके से सिल्वर के ऑक्साइड को भी जब आप एवं 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो सिल्वर अलग ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। बैलेंस नहीं है, करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहां 2 लगाओ, यहां 2 लगाओ, हो गया बैलेंस। यहां भी वही बात है ना, यहां यदि 2 लगाओगे तो यहां 4 लगाना पड़ेगा, हो गया बैलेंस। इसके आगे क्या है, कॉपर भी तो उसी लोअर वाला पार्ट में है,
तो कहता है कॉपर विच इज फाउंड एज Cu2s, कॉपर सल्फाइड, कॉपर 2 सल्फाइड इन नेचर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। बस उसको एयर के प्रेजेंस में जो है हीट कर दो, उसका काम तमाम हो जाएगा। तो कॉपर 2 सल्फाइड को जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या होगा, कॉपर 2 ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। इस कॉपर 2 ऑक्साइड को फिर से आप कॉपर 2 सल्फाइड के साथ में जब आप रिएक्शन करवाओगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। यहां भी आपका रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्या करेंगे बैलेंस। इसके बाद यहां 2 यहां 2 यहां भी 2, तो यहां भी तो 2 लगाना ही पड़ेगा। जब यहां लगा दिए तो सल्फर के आगे में भी 2 लगाना पड़ेगा। और जब सल्फर के आगे में 2 लगा दिए ना तो देखिए ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया है। अब इसके बाद की जो बात है वह है क्या, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ मेटल जहां मिलेगा वो प्रोसेस अब करेंगे। ये लास्ट का प्रोसेस है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो इसमें क्या लिखा, इट इज द सेपरेशन ऑफ द एबव एक्सट्रैक्टेड मेटल फ्रॉम द रेसिडुअल इंप्योरिटीज। ये वो प्रोसेस है जिसमें बचा खुचा जो इंप्योरिटीज है उसको भी खत्म करना है अपने को। तो क्या है यहां पर, द प्रेजेंस ऑफ अदर मेटल एंड नॉन मेटल लाइक सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस जैसे इंप्योरिटीज यदि आपके मेटल के साथ में हैं तो इनको अलग करना है। फिर क्या, अनरिड्यूस्ड ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ द मेटल को भी आपको हटाना है। तो इसके लिए आपको 3 प्रोसेस का यूज होगा। इसके लिए आपको 3 प्रोसेस का यूज होगा। पहला क्या कहता है, क्या मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन यूज्ड डिपेंड्स अपॉन द नेचर। 3 तरह के नेचर पर डिपेंड करेगा। कैसा, तो नेचर ऑफ द मेटल पर डिपेंड करेगा, मेटल का क्या नेचर है। दूसरा क्या, इंप्योरिटीज का क्या नेचर है, किसके साथ कैसा रिएक्शन करेगा ये। उसके बाद किस पर्पस के लिए आपको मेटल चाहिए इस पर भी डिपेंड करता है। इसके ही प्रोसेस में एक प्रोसेस है डिस्टिलेशन। ये क्या चीज होता है, तो मेटल्स लाइक मर्करी एंड जिंक विच आर वोलाटाइल डिस्टिल ओवर प्योर फॉर्म एंड नॉन वोलाटाइल इंप्योरिटीज रिमेन्स बिहाइंड। कहता है कि मेटल जैसे कि आपका मर्करी और जिंक है, ये इसको जब आप पिघलाओगे तो इसमें जो इंप्योरिटीज है ना वो घुलनशील नहीं होते, तो ये हो जाएगा साइड। जो नहीं घुला वो नीचे जाके जमा होगा, बाकी जो ऊपर रहा उसको आप निकाल लोगे। तो इस तरह से ये प्योर हो जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस है लिक्वेशन, यानी कि द्रवीकरण। क्या कहता है, मेटल्स लाइक लेड एंड टीन, लेड का सिंबल Pb, टीन का सिंबल Sn, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि वो पॉइंट जिस पर कि कोई वह टेम्परेचर जिस पर कि कोई सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, उस टेम्परेचर को क्या नाम देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट नाम देते हैं। सो दे आर हीटेड ऑन द स्लोपिंग हर्थ ऑफ फर्नेस। इस तरह से उसको सिस्टम में लाते हैं। ये जो सिस्टम मैंने बना के रखा है ये उसी के लिए है कि नीचे से आग दे रहे हैं, ऊपर से इम्प्योर मेटल गिरा रहे हैं, तो आग के वजह से क्या होगा, पिघलेगा। टेम्परेचर हाई है तो पिघलेगा और पिघल करके सब जाके इस कंटेनर में जमा होगा प्योर फॉर्म में। हाँ, तो मोल्टेन और फ्यूज्ड मेटल फ्लोज लिविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज जो है इस पर अटक के रह जाएगा, बाकी जो आपका प्योर है वो यहाँ आकर के मिल जाएगा। इस तरह से आपका ये लिक्वेशन का भी प्रोसेस खत्म हुआ। आगे देखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। क्या लिखा है, metals like iron which contains volatile impurities can be easily oxidized by purified and can be easily oxidized एक ही चीज 2 बार लिखा गया क्या, हाँ। metals like iron which contains volatile impurities can be easily oxidized
आर प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। इस मेथड के ये जो ऑक्सीडेशन मेथड है, इससे आप क्या करते हैं, आयरन में जो वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज हैं उनको हटाने का काम करेंगे। द वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज ऑफ phosphorus, sulfur and other impurities rise to the surface and are removed while molten metal is behind। कहता है कि आयरन को जब आप पिघलाते हैं तो इसमें जो सल्फर, फॉस्फोरस या अदर इम्प्यूरिटीज हैं वो इसके ऊपरी सरफेस पर आ जाते हैं, तो वहां से उसको आप हटा लेंगे तो आपको जो मिलेगा वो प्योर मेटल ही मिलेगा। अब इसके बाद की है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं इसको। क्या हुआ इसमें, द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड while a thin sheet of pure metal is made of cathode। इसमें एक मोटा लेयर होता है एनोड वाला जो इम्प्योर मेटल का होता है, और एक पतला सा शीट लेंगे एनोड के जगह, उल्टा में कैथोड होता है उसके जगह। तो पतला सा शीट लिए कैथोड के रूप में, मोटा शीट ले लिए एनोड के रूप में। पतला वाला जो है वो प्योर मेटल है और मोटा वाला जो है इम्प्योर है। क्या करेंगे, अब जिस किसी मेटल को सेपरेट करना है उसी का साल्ट सॉल्यूशन लेकर के डाल देंगे उसमें, ठीक है। अब जब डालेंगे तो क्या होगा, बैटरी से जब हम इसको कनेक्ट करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट, क्या लिखा, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन अ साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल विच इज टू बी रिफाइंड। अब जिसको रिफाइन करना है उसी मेटल का साल्ट यूज करना है। प्योर मेटल डिपोजिट एट द कैथोड। प्योर जो मेटल होगा ना वो आपको आकर के कैथोड के ऊपर चिपक जाएगा, जबकि इम्प्यूरिटीज जो होगा वो नीचे जमा हो जाएगा मड के फॉर्म में। तो मेटल में जैसे कॉपर, एल्युमिनियम और जिंक है, इनको इसी प्रोसेस के थ्रू रिफाइन किया जाता है, और लगभग इस प्रोसेस में जो भी मेटल मिलते हैं वो आपको 99.9% तक प्योर होते हैं। इस तरह से आपका ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का पार्ट हुआ खत्म। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक करेंगे, चैनल बढ़िया है तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे भी इस तरह के बढ़िया वीडियोस आपके पास पहुंचते रहेंगे। और कोई कॉन्सेप्ट में यदि अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उसको राइट करेंगे, हमारे चैनल के थ्रू आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा।